हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय के राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। ये राजन सीरीज का 9वां क्लास है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोगों को प्रश्न संख्या 39 से पढ़ना था। तो प्रश्न संख्या 39 दिया है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन को उदाहरण से समझाइए। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर है, कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धन का कार्य करता है तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है। मातृ पौधे के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे का पुनर्जन्म कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के दो उदाहरण निम्न हैं। पहला है अजूबा। अजूबा के पौधे में पत्तियों के किनारों से पादप काय उत्पन्न होते हैं जो मातृ पौधों से अलग होकर नए पौधे का जन्म देते हैं। दूसरा है आलू के कंद में उपस्थित पर्वसंधियां कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। पर्वसंधियों में कलिकाएं स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलिका नए पौधे को जन्म देती है। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि बीज को छोड़ के अन्य किसी भी भाग से नए पौधे का निर्माण कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। अगला जो है प्रश्न संख्या 40, किसी भी वस्तु का रेखीय संवेग कब संरक्षित रहता है स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर है, रेखीय संवेग संरक्षण नियमानुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। इसके कहने का मतलब है, कोई भी वस्तु है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक मेज है, ये स्थिर अवस्था में है, इस पर कोई भी बल बाहरी न लग रहा हो, यानी ये स्थिर अवस्था में है, तो इसका रेखीय संवेग तो निश्चित ही तो होगा। वो चल नहीं रहा है, स्थिर है, तो इसी को प्रूफ करना है। तो इसके देखिए प्रूफ है, मान लो कि किसी निकाय पर F बल लगाया जाता है जिसे समय अंतराल डेल्टा टी, यानी समय अंतराल को, किसी भी अंतराल को दिखाते हैं उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, यानी निर्देशित क्या कहते हैं उसको, डिनोट का हिंदी होगा प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा से समय अंतराल को, कोई भी टी से तो समय को दिखाते हैं, जब उसके पहले डेल्टा लग जाता है इसका मतलब अंतर है, वो समय में अंतर है। तो दिया इसमें, मान लो किसी निकाय पर F बल लगाया जाता है जिसे समय अंतराल डेल्टा टी में उसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी है। देखिए यहाँ पे भी परिवर्तन आया है तो डेल्टा लगा है, और पी तो संवेग को कहते हैं, डेल्टा पी है। इतना हम लोगों ने मान लिया। और आगे है, अतः न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर डेल्टा पी अपन डेल्टा टी। तो ये कैसे आया डेल्टा पी अपन डेल्टा टी? न्यूटन का गति विषयक का द्वितीय नियम हम लोगों को पता था, F बराबर होता है m इंटू ए, यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही द्वितीय नियम है बल का। तो देखिए यहाँ पे जो त्वरण होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये m, पहले में कोई परिवर्तन नहीं, वेग होता है v माइनस यू अपान टी, यानी डेल्टा टी, अथवा टी, सॉरी, मतलब वही ठीक है, समय अंतराल में वेग में परिवर्तन को डेल्टा टी कहते हैं। v माइनस यू अपान टी, ये होता है ये त्वरण। और जब अगले में हो जाएगा, जब अंदर जब मास से गुणा करेंगे तो एम भी माइनस एम यू अपान टी, और एम द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही तो संवेग कहते हैं। तो ये हो जाएगा पहला संवेग, यानी अंतिम। यहाँ भी है, जो भी है वो अंतिम वेग है, और यू है जो वो प्रारंभिक वेग है। तो इसी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब गुणा करेंगे मास से दोनों में एम से, तो एम भी माइनस एम यू अपान टी हो जाएगा। एम भी को ये हो जाएगा पी टू मान लीजिए कि ये है अंतिम संवेग है P2 MV, माइनस MU का मतलब P1 मान लीजिए, यानी ये प्रारंभिक संवेग है। और ये संवेग परिवर्तन की दर यानी T को क्या कहते हैं, ये फिर से हो जाएगा ये P2 माइनस P1 ये संवेग हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन, और डेल्टा T यानी समय में परिवर्तन। तो इसी से आया हुआ है, देखिए ये न्यूटन गति के द्वितीय नियम से आया हुआ है डेल्टा P अपन डेल्टा T। तो यदि माना जाए, यदि बाह्य बल F बराबर 0 हो तो डेल्टा P अपन डेल्टा T इक्वल टू 0 हो जाएगा। और
जब पक्षांतर होगा तो डेल्टा टी से जब 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो डेल्टा पी लास्ट में आ गया हम लोग को, डेल्टा पी बराबर 0। तो डेल्टा पी के बराबर 0 का अर्थ है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये नियतांक है, ये स्थिर है। तो इसी से प्रूफ हो गया P बराबर एक नियतांक। इससे ये प्रूफ हो गया कि संवेगी सरल रेखी जो संवेग होता है किसी वस्तु का वो नियत होता है, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। यानी किसी भी वस्तु पर अगर बाह्य बल न लग रहा हो तो वो नियत रहेगा, स्थिर रहेगा। प्रश्न संख्या 41 है, तत्व तथा यौगिक में अंतर लिखिए। उत्तर, एक तरफ है तत्व और दूसरी तरफ यौगिक है। तत्व में पहला है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है और यौगिक का अणु 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व में दिया है दूसरा, अब तक लगभग 119 तत्व ज्ञात हैं और यौगिक में इसकी संख्या बहुत ही अधिक है। तत्व में तीसरा है, तत्व के गुणधर्म उनके परमाणुओं के कारण होता है और इनके गुणधर्म यानी यौगिक के गुणधर्म उन तत्वों से सर्वथा भिन्न होते हैं जिनसे यौगिक बना होता है। चौथा है, इनको किसी भी विधि द्वारा अलग किया जा सकता है और यौगिक में है, इनको रासायनिक विधियों द्वारा उसके तत्वों में विघटित किया जा सकता है। ये प्रश्न देखिए 2022 में पूछा हुआ था, तो 2024 में ये पूछ सकता है, क्योंकि 2023 में नहीं पूछा है, 2022 से 2024 में पूछ सकता है। प्रश्न संख्या 42 है, दोलन तथा कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। उत्तर है, यदि कोई पिंड आवर्त गति करते हुए एक निर्धारित रास्ते पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष आसपास गति करता है तो यह गति कंपन गति यानी वाइब्रेशन मोशन या दोलन गति कहलाती है। दूसरे शब्दों में, कोई पिंड अपने साम्य के पास गति करता है तो उसे दोलन गति कहा जाता है। दोलन गति की दिशा हमेशा साम्य की ओर होती है। दोलन गति एक तरह की आवर्त गति होती है, परंतु सभी आवर्त गति दोलन गति नहीं है। कंपन और दोलन में अंतर है। कंपन अपने माध्य स्थिति के इधर उधर होगा और जो दोलन गति है वो साम्य स्थिति की ओर होती है, यानी जो उसका जो ऐसे मान लीजिए कि लटका हुआ, ये पेंडुलम लटका हुआ होता है, जो इसकी साम्य स्थिति यही हो गई, यही ऐसे ये गति करता है, अपनी माध्य के इधर उधर गति करता है और अपनी साम्य स्थिति को दोहराता है। इसको दोलन गति कहते हैं। आगे दिया है, कुछ वस्तुएं एक स्थान पर स्थिर होते हुए भी सामान्य अवस्थाएं के दाएं बाएं ऊपर नीचे गति करती हैं। इस प्रकार की गति को कंपन गति कहते हैं। उदाहरण है, सितार बजाते समय सितार के तार की गति, ये कंपन गति है। और दूसरा है, घंटी बजाने पर घंटी के किनारे की गति जो कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, उसकी गति, उसको कंपन कहते हैं। तीसरा है, धागे को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाने से धागे की गति, ये भी कंपन गति है। प्रश्न संख्या 43 है, बीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकन चित्र बनाइए। ये भी प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। तो देखिए बीजांड का जो ये आप संरचना है देख लीजिए, बना हुआ है, इसको आप 1-2 बार बनाएंगे, सीख जाएंगे और ये नाम लिखना भी इसका सीख जाएंगे, किस भाग को क्या कहते हैं। जो ऊपरी भाग होता है इसको बीजांड द्वार कहते हैं, जो अंदर का ये जो संरचना है गोल सा, इसको भ्रूण कोश कहते हैं। और जो ये इसमें जो ये डॉट 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 है, ये बीजांड काय कहलाता है। और जो दो आवरण होते हैं उनके जो बीज के ऊपर, उसको अंध्यावरण कहते हैं और नीचे वाले भाग को निभाग कहते हैं। जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ये, इसको बीजांड वृंत कहते हैं। तो ऐसे आप देखिए इसको बनाना सीख सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा बनाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, चुंबक के गुणों को बताइए। उत्तर, चुंबक के गुण, चुंबक में मुख्यतः 3 गुण पाए जाते हैं। पहला है आकर्षण यानी अट्रैक्शन। चुंबक में धातुओं को आकर्षित करने की क्षमता होती है। चुंबक में लोहे, इस्पात आदि धातुओं के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। यदि किसी चुंबक को लोहे की छीलन के
महीन बुरादे के पास लाया जाए तो बुरादा नमक से चिपक जाता है। चिपके हुए बुरादे की मात्रा चुंबक के दोनों सिरों पर सबसे अधिक एवं बीज में सबसे कम होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक की आकर्षण शक्ति उसके दोनों किनारों पर सबसे अधिक अथवा मध्य में सबसे कम होती है। चुंबक के किनारे दोनों सिरों को चुंबक के ध्रुव पोल्स कहा जाता है। इन दोनों ध्रुवों को पोल्स कहा जाता है। दूसरा है दिशात्मक गुण। ये तो था आकर्षण, और दूसरा जो इसका गुण है वो है दिशात्मक गुण, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। किसी चुंबक को धागे में बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो उसके दोनों सिरा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेतित होते हैं। जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल एवं जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल कहा जाता है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को N से तथा दक्षिणी ध्रुव को S से व्यक्त करते हैं, यानी दिखाते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। उत्तरी ध्रुव को N से और दक्षिणी ध्रुव को S से, क्योंकि N मतलब होता है नॉर्थ और S का होता है अर्थ साउथ। तीसरा है ध्रुवों में आकर्षण प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन रिपल्सन इन पोल्स। यदि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाए तो दोनों ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है, तथा यदि ध्रुव के उत्तरी ध्रुव को दूसरे ध्रुव चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के निकट लाया जाता है तो उसमें परस्पर आकर्षण होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ध्रुव के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण एवं विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। एक विलग या पृथक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। किसी ध्रुव को मध्य से तोड़ देने पर इसके ध्रुव भिन्न भिन्न नहीं होते, बल्कि टूटे हुए भाग पुनः एक पूर्ण चुंबक बन जाते हैं तथा प्रत्येक भाग में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। एक विलग आवेश को, इसका अर्थ है, देखिए कि और जो कोई एक चुंबक है, ये अगर एक दूसरा चुंबक है, इसके अगर जो नॉर्थ को और जो पास में लाएंगे तो ये एक दूसरे को दूर ढकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और एक नॉर्थ रहेगा ये और दूसरे के साउथ पोल को लेके आएंगे पास में, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और अगर जो आप एक बड़े चुंबक को बीच से तोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि इधर नॉर्थ था और इधर साउथ था तो ये एक साउथ पोल वाला चुंबक हो जाएगा, ये नॉर्थ वाला, ऐसा नहीं है। फिर वो दोनों अलग अलग चुंबक बन जाते हैं, उसमें भी एक नॉर्थ हो जाएगा एक साउथ हो जाएगा, और दूसरे वाले चुंबक में भी एक नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। यही इसमें ऊपर कहा है। आगे दिया है एक विलग आवेश तो स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व में रह सकता है, लेकिन एक विलग चुंबकीय ध्रुव विलगित अवस्था में नहीं रह सकता। चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। यानी कोई भी एक छोटा से छोटा चुंबक होगा, आप तोड़ेंगे तो उसमें दोनों ध्रुव पाया जाएगा, उसमें केवल एक ध्रुव किसी चुंबक में नहीं पाया जा सकता। प्रश्न संख्या 45 है, समय के मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, समय के मापन से हमारा आशय काल अंतराल की माप से है। साधारण बोलचाल की भाषा में समय मापन हेतु किसी घड़ी के उपयोग की बात की जाती है। उस समय भी हमारा आशय काल मापन ही होता है। हमें प्रतिदिन छोटे छोटे काल अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ट्रेन या बस में सफ़र करते समय घर से विद्यालय जाने के लिए भी समय की ज़रूरत पड़ती है, और टेलीफोन या रेडियो पर समाचार सुनने या अन्य कोई प्रोग्राम देखने के लिए काल अंतराल मापन की आवश्यकता होती है। तभी तो पता चलता है कि कौन सा प्रोग्राम कितने बजे आएगा। इस समय हम समय के अनुसार उस समय टीवी ऑन करते हैं और उसको देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46, परागण प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर, पराग कोशों में परागकण बनने के पश्चात जब जरूरी है कि परागकण के नर केंद्रक मादा युग्मक तक पहुँचे, पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। जब एक पुष्प के परागकोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर अंकुरित हो जाते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। जबकि किसी दूसरे पुष्प के
उसी जाति के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो इसे पर परागण कहा जाता है। इस प्रकार सभी एक लिंगी पुष्पों में पर परागण होता है, किंतु द्विलिंगी पुष्पों में किसी भी प्रकार का परागण हो सकता है। देखिए, इसमें परागण का अर्थ है किसी पुष्प के परागकोश से परागकण का जो छोटे छोटे परागकण होते हैं वो कीटों के द्वारा या किसी हवा के द्वारा किसी के द्वारा या तो अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना या फिर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। अगर जो अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पे परागकण पहुंच रहा है और उसे नया जो अंकुरित हो रहा है पौधा, तो उसको हम लोग कहते हैं, या फूल बन रहा है उससे हम लोग कहते हैं, फूल नहीं फल बनते हैं, तो उसको कहते हैं स्वपरागण। और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना किसी अन्य पुष्प से, उसको हम लोग पर परागण कहते हैं। और पर परागण को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि पर परागण के द्वारा अच्छे किस्म का पौधे का निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47, जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है? ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर है जरायुज और अंडायुज में अंतर। एक तरफ लिखा है जरायुज और दूसरी तरफ अंडायुज। अब जरायुज को पहले पढ़ते हैं, फिर अंडायुज के बारे में पढ़ेंगे। जरायुज में दिया है, जरायुजता प्रजनन की एक विधि है जिसमें बच्चों के भ्रूण का विकास माँ के शरीर के अंदर होता है और जीवित शिशुओं को जन्म दिया जाता है। अंडजता के विपरीत जरायुज में भ्रूण का पोषण माँ के शरीर में उपस्थित अपरा के माध्यम से होता है। जरायुजता स्तनधारियों में सबसे आम प्रजनन विधि है। यह कुछ सरीसृपों, उभयचरों, संधिपादों और मछली की कुछ प्रजातियों में भी पाया जाता है। जरायुज मतलब बच्चे को जन्म देना, जो भी जंतु है वो बच्चे को जन्म दे रहा है, अपने अंदर गर्भ में बच्चे को पाल के, उसको जरायुज कहते हैं। और जो अंडायुज है वो है, देखिए इसमें क्या दिया है, अंड जरायुजता जीवों में प्रजनन की विधा है जिसमें भ्रूण का विकास अंडे के भीतर होता है और अंडा परिपक्व होकर फूटने तक माता के शरीर के अंदर ही रहता है। अंड जरायुजता जीवों में जरायुज जीवों की भांति आंतरिक निषेचन होता है और जीवित शिशुओं का जन्म होता है। अंतर सिर्फ इस बात का होता है कि इसमें जरायुज प्राणियों की तरह भ्रूण माता से अपरा के माध्यम से जुड़ा नहीं होता और भ्रूण का पोषण भीतक कोष द्वारा होता है। माँ के शरीर के द्वारा श्वसन होता है। ये जरायुज और अंडायुज में अंतर था। अगला जो प्रश्न दिया है 48, कीटों के उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं बताइए। यानी जो कीट जो उड़ते हैं उनमें कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जिससे वो उड़ते हैं। देखिए उत्तर दिया है, जीव यकायक यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि वे अपने शरीर अथवा जैविक गुणों को वातावरण के साथ बदल सकें। किसी स्पीशीज की बहुत बड़ी जनसंख्या में शायद कोई एक ऐसा जीव होता है जो दूसरों से कुछ भिन्न होता है। यह जीव अन्य जीवों की अपेक्षा वातावरणीय परिस्थितियों को अच्छी तरह सहन करने में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई कीटनाशक जैसे DDT डाला जाता है तो बहुत सारे कीट मर जाते हैं। कीटों की उस बड़ी जनसंख्या में कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जिन पर DDT का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कीट वृद्धि करते हैं और इसमें प्रजनन होता है। इस प्रकार प्रतिरोधक कीटों के प्रजनन करने से उस क्षेत्र में शीघ्र ही प्रतिरोधक कीटों की जनसंख्या बढ़ जाती है। इस नई संतति पर DDT जैसे कीटनाशक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे हम वातावरण अनुकूलित होना कहते हैं। बहुत से कीट जन्म से ही ताप से अनुकूल रहते हैं, परंतु पशु तथा मनुष्य में इस प्रकार का अनुकूलन नहीं होता है। सॉरी, हमने बताया आपको कि उनमें क्या क्या स्थितियां पाई जाती हैं जिससे वो उड़ते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो है कीटों के उड़ने के अनुकूलन की विशेषताओं का अर्थ ये है कि देखते हैं कि कोई भी फसल को जब कोई भी भारी मात्रा में कोई कीट पतंगा या फिर कोई भी
जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो परेशान करने लगते हैं, तो किसान क्या करता है कि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करता है। तो उसमें मैक्सिमम जो कीट होते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनमें उनमें उसकी जो कीटनाशक होता है उससे लड़ने की शक्ति उसमें पैदा हो जाती है, जिससे वो कुछ बहुत थोड़े मात्रा में वो जीवित रह जाते हैं। उसके बाद जब वो जीवित रह जाते हैं तो उसके द्वारा जो प्रजनन होता है और नए जो कीट उत्पन्न होते हैं उनमें वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट उनमें वो जो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उस कीटनाशक से लड़ने की क्षमता उसमें भी विकसित रहती है, उनके संतति में भी। तो इस प्रकार जब उनकी मात्रा भारी संख्या में बढ़ जाती है तो कीटनाशक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उनमें। तो इसी को ही वातावरण अनुकूलित होना कहते हैं कीटों का। प्रश्न संख्या 49 है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। उत्तर है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां इस कारण नुकीली होती हैं क्योंकि पत्तियों की सतह से पानी लगातार वाष्प बनकर उड़ता रहता है। मरुस्थलों में पानी कमी के कारण वहाँ का वातावरण शुष्क होता है, अतः पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ न जाए इसके लिए पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इस पौधों के तने हरे तथा चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, विलयन क्या है या कितने प्रकार का होता है? उत्तर, विलयन यानी सॉल्यूशन दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, अर्थात पदार्थों की मात्रा का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, विलयन कहते हैं। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त विलयन और दूसरा है असंतृप्त विलयन। तो पहले हम लोग संतृप्त विलयन के बारे में पढ़ते हैं। संतृप्त विलयन में दिया है, संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलायक यानी द्रव, विलायक मतलब होता है जो घुलाने वाला होता है, यानी द्रव में विले का मतलब होता है जो घुलने वाला होता है, जो घुलता है। तो ठोस की यानी संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलायक में विलेय की किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित रहती है। जैसे यथा यदि ताप को स्थिर रखते हुए जल में नमक की अधिकाधिक मात्रा डाली जाए तो एक स्थिति में नमक का घुलना रुक जाता है एवं कुछ ठोस नमक विलयन की तली में पड़ा रह जाता है। तब तक विलयन में कुछ भी बिना घुले शेष न रह जाए उसे संतृप्त नहीं कहा जा सकता। इस स्थिति में विलयन में विलेय की मात्रा तथा बचे हुए विलेय की मात्रा के मध्य एक गत्यात्मक साम्य स्थापित हो जाता है जिसे निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। देखिए इसका अर्थ है, संतृप्त विलयन का अर्थ ये है, संतृप्त विलयन उसे कहते हैं कि जैसे पानी है, जल है, उसमें आप नमक मिलाते जा रहे हैं। पहले 1 चम्मच नमक डाला, वो घुल गया, फिर 1 चम्मच और डाला, वो भी घुल गया, फिर 1 चम्मच और डाला, घुल गया, फिर से 100, ऐसे आप नमक डालते जा रहे हैं, घुलता जा रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप 7-8 चम्मच डाल चुके होते हैं, घुला लिए रहेंगे, उसके बाद आप नमक डालेंगे, उसके बाद वो कितना घुलाने की कोशिश करेंगे तो वो घुलेगा नहीं, वो जाके तली में बैठ जाएगा। फिर आप उसको और जो उसको हिलाते हैं उस पानी को चम्मच डाल के, तो भी वो हिलेगा, लेकिन फिर से वो फिर दोबारा जाके तली में बैठ जाएगा, वो घुलेगा नहीं। तो जो ऐसी स्थिति होती है, अधिकतम घुलने की मात्रा स्थिति, जब कोई विलायक में घुल जाता है, उससे अधिक वो नहीं घुल सकता, उसी को संतृप्त विलयन कहा जाता है। इसमें अब जब एक तली में छोटा सा टुकड़ा बैठ जाएगा ठोस का विलेय का, उसमें एक साम्य स्थिति पैदा हो जाएगा। देखिए इसको दिखाया गया है साम्य से, विलेय की घुली हुई मात्रा और ऐसे चिन्ह बनाया है, ये साम्य का स्थिति का चिन्ह है, विलेय की बिना घुले हुई मात्रा। अतः संतृप्त विलयन का लक्षण यह है कि उसके संपर्क में कुछ बिना घुला हुआ विलेय भी उपस्थित है। देखिए जब भी आप घुलाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि अब इसमें ठोस हम यानी विलेय डाल रहे हैं, यानी नमक डाल रहे हैं तो नहीं घुल रहा है। जब थोड़ा सा बच जाएगा तभी तो उसी को कह रहा है कि संतृप्त विलयन में आपको जरूर थोड़ा सा मात्रा बचा हुआ रहेगा विलेय का, तभी तो पता चलेगा कि वो विलयन अब संतृप्त हो गया है, अब नहीं घुल रहा है। तो यही बोला है कि उसमें थोड़ा सा मात्रा बचा रहता है विलेय का।
अगला जो है वो है विलयन में दो तरह के विलयन थे, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तो हमने संतृप्त विलयन को ऊपर पढ़ा। अब दूसरा जो है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलेय की मात्रा उसमें घुलती जाती है जब तक कि विलेय संतृप्त न हो जाए। विलयन की संतृप्तता पर ताप का प्रभाव। किसी संतृप्त विलयन का यदि ताप बढ़ाया जाए तो उसमें और अधिक विलेय घुलता जाता है, अर्थात ताप बढ़ाने के साथ साथ विलयन अधिकाधिक संतृप्त हो जाता है। यानी ये कह रहा है इसमें कि ताप का प्रभाव पड़ता है विलयन पे। और जो कोई भी जो विलयन है वो संतृप्त अवस्था में आ गई है, जैसे नमक में पानी में आप नमक मिला रहे हैं और उसके बाद नहीं घुल रहा है, जब उसको ताप बढ़ाएंगे, आप गर्म करेंगे पानी को तो घुलता जाएगा। फिर यानी उसकी संतृप्तता की मात्रा बढ़ जाएगी, 1-2 चम्मच और नमक उसमें घुल जाएगा, उसके बाद फिर जाके वो संतृप्त बनेगा विलयन। इसमें आगे दिया है, इसके विपरीत यदि किसी असंतृप्त विलयन को ठंडा करके उसका ताप घटाया जाए तो एक निश्चित ताप पर संतृप्त हो जाता है और ठंडा करने पर विलेय तथा विलयन में से पृथक होकर बर्तन की तली में जमा होने लगता है। इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी विलयन को ताप बढ़ा के संतृप्तता की मात्रा को बढ़ा दिए हैं किसी जल में, और जो नमक का आप ताप बढ़ा के बहुत ज़्यादा घुला दिए हैं, बहुत ज़्यादा, और उससे ज़्यादा नहीं घुला है, तो पुनः आप उसको उस स्थिति में और जो उस जल को फिर पुनः ठंडा करेंगे, आप फ्रिज में रख दीजिए या फिर नॉर्मल ही ठंडा करेंगे तो देखेंगे छोटे छोटे टुकड़े बैठने स्टार्ट हो जाएंगे तली में। इसी को कह रहा है कि जब इसके विपरीत में और जो ठंडा किया जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा उसका जो विलेय होता है वो बैठने लगता है तली में। तो यही इसमें दिया है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 51 से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अन्य किसी भी सब्जेक्ट डीएलएड के अन्य किसी भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी डीएलएड या बीटीसी कर रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।